नमस्कार, स्वागत है मेरे सभी प्यारे दोस्तों का आप ही के अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट नॉलेज में। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पीछे जो साइकोलॉजी काम करती है वो कैसे काम करती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों बनता है और जब वो बनता है तो उसके पीछे कौन सी साइकोलॉजी काम करती है। नंबर 2, हम जानेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों टूट जाता है और जब वो टूटता है तो उसके पीछे कौन सी साइकोलॉजी काम करती है। नंबर 3, हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम फ्रेम में मल्टीपल टाइम्स अगेन एंड अगेन क्यों टेस्ट होता है और उसके पीछे क्या साइकोलॉजी काम करती है। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अधिकतर रिटेल निवेशक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करते समय क्या गलतियां करते हैं जिससे कि अल्टीमेटली उन्हें शेयर मार्केट में लॉस उठाना पड़ता है। इसके अलावा नंबर 5वें पॉइंट में हम ये जानेंगे दोस्तों कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कॉमन मिथ जो कि मार्केट में प्रचलित हैं वे क्या हैं और हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करते समय किन गलतियों को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में टेक्निकल एनालिसिस की बुक्स या फिर यूट्यूब पर अवेलेबल वीडियोस में जो बातें बताई गई हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, तो उनके अकॉर्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसी भी स्टॉक के सप्लाई और डिमांड के वे जोन हैं जहां से किसी भी स्टॉक में बाइंग या फिर सेलिंग जनरेट होती है। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब ये कि जब कोई स्टॉक किसी सपोर्ट लेवल के पास पहुंचता है तो उसमें नंबर ऑफ बायर्स की संख्या बढ़ जाती है और वे वहां से स्टॉक को परचेज करने लगते हैं। फलस्वरूप स्टॉक में डिमांड आ जाती है जिससे कि वहां से स्टॉक का प्राइस बाउंस बैक कर जाता है। और दोस्तों, इसी तरह से जब कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचता है तो वहां से उस स्टॉक में सप्लाई आ जाती है। फलस्वरूप वहां से सेलिंग प्रेशर जनरेट होने के कारण स्टॉक गिरना स्टार्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों, जनरली ऐसा होता नहीं है। यदि सभी लोगों को पता है कि सपोर्ट के पास शेयर को खरीदना चाहिए और वहां से स्टॉक के बाउंस बैक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो फिर वे कौन लोग होते हैं जो कि सपोर्ट एरिया के पास भी स्टॉक को सेल करते हैं और उनकी सेलिंग के फलस्वरूप कई बार स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल को तोड़कर नीचे भी चला जाता है। फलस्वरूप जो लोग सपोर्ट एरिया के पास स्टॉक को खरीदते हैं उन्हें स्टॉक में लॉस हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों, यदि सभी लोगों को ये बात तो पता ही है कि रेजिस्टेंस के पास स्टॉक के गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वे कौन लोग होते हैं जो कि रेजिस्टेंस एरिया के पास भी स्टॉक को खरीदने का दम रखते हैं और उनकी खरीदारी के फलस्वरूप ही स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर भी ऊपर की तरफ चला जाता है। फलस्वरूप जो लोग वहां पर शॉर्ट करते हैं वे वहां पर या तो ट्रैप हो जाते हैं या फिर अपना लॉस बुक करके निकल जाते हैं। अब दोस्तों, इन बातों से ये तो जाहिर है कि सपोर्ट लेवल के पास स्टॉक को सेल करने की हिम्मत रिटेल निवेशकों या छोटे इन्वेस्टर्स में नहीं होती, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं होती और उनके पास इतनी लिक्विडिटी और इतना पैसा भी नहीं होता कि वे अपनी मनचाही दिशा में स्टॉक के प्राइस को मोड़ सकें। और दोस्तों, रिटेल निवेशक अपनी मनचाही दिशा में स्टॉक को इसलिए भी नहीं मूव करवा सकते क्योंकि रिटेल निवेशकों की बाइंग या फिर सेलिंग बिखरी हुई होती है। मसलन, यदि कोई रिटेल निवेशक स्टॉक को उसके सपोर्ट लेवल के पास बेचेगा तो वहीं पर कुछ रिटेल निवेशक सपोर्ट एरिया के पास स्टॉक को परचेज भी करेंगे। तो दोस्तों, चूंकि उनकी बाइंग या सेलिंग एक निश्चित दिशा में नहीं होती, इसलिए रिटेल इन्वेस्टर अपनी मनचाही दिशा में स्टॉक को मूव नहीं करवा सकते। वहीं पर यदि कोई बड़ा ऑपरेटर या फिर स्मार्ट मनी या एफआईआई या डीआईआई स्टॉक को अपनी मनचाही दिशा में मूव करवाना चाहेगा तो वह ईजिली करवा सकता है, क्योंकि दोस्तों, बिग प्लेयर या फिर स्मार्ट मनी के पास पैसा भी बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा वो बल्क में ट्रांजैक्शन करता है, जिससे कि जब
बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स सपोर्ट एरिया के पास विद वॉल्यूम जनरेट होती हैं तो अधिकतर रिटेल निवेशक भी घबराकर अपनी पोजीशन काट देते हैं। इसके साथ साथ अन्य छोटे बड़े रिटेल निवेशक भी ऑपरेटर की मूवमेंट को पहचानकर उसकी दिशा में ही सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। फलस्वरूप रेजिस्टेंस एरिया के पास रेजिस्टेंस टूट जाता है और सपोर्ट एरिया के पास सपोर्ट टूट जाता है। इसी तरह से दोस्तों जब कोई स्टॉक अपने सपोर्ट एरिया से बाउंस बैक करता है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई ना कोई बड़ा प्लेयर या फिर स्मार्ट मनी सपोर्ट एरिया के पास स्टॉक में खरीदारी कर रहा है, जिससे कि स्टॉक ने वहाँ से बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ बाउंस बैक किया है। इसी तरह से यदि कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास से गिरना स्टार्ट होता है तो ये बात क्लियरली दर्शाती है कि उस रेजिस्टेंस एरिया के पास कोई ना कोई बड़ा प्लेयर या फिर कोई स्मार्ट मनी अपने प्रॉफिट को बुक कर रहा है, जिससे कि स्टॉक ने वहाँ से गिरना स्टार्ट कर दिया है। अब दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया के बन जाने के बाद तो हर कोई उन लेवल्स को देखकर आइडेंटिफाई कर लेता है कि यहाँ पर बिग प्लेयर्स की बाइंग या फिर सेलिंग के जोन हैं। लेकिन हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया आखिर बनता क्यों है। तो दोस्तों इसके लिए हम मान लेते हैं कि कोई कंपनी है एक्स जो कि शेयर बाज़ार में लिस्टेड है। अब दोस्तों कोई बड़ा फंड हाउस उस कंपनी के ऊपर अपनी रिसर्च करता है कि भाई पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर और इसकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस के आधार पर आने वाले समय में शेयर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है और इसकी फ्यूचर डिमांड और इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, और यदि इस भाव पर इस शेयर में इन्वेस्ट किया जाए तो ये आने वाले समय में बहुत ही बम्पर रिटर्न जनरेट करेगा, क्योंकि कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है और उसके फंडामेंटल्स एंड उसकी टेक्निकल्स काफ़ी अच्छे हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कि वो शेयर 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और उसमें डेली का वॉल्यूम 2-3 लाख शेयरों के आसपास होता है, यानी कि उसमें रोज़ 2 से 3 लाख शेयरों की खरीदा या बेची होती है। अब दोस्तों मान लेते हैं कि ये बड़ा फंड हाउस इस पर्टिकुलर कंपनी में 30 लाख शेयर खरीदना चाहता है। तो दोस्तों होगा क्या कि जब शेयर का प्राइस 100 रुपये के आसपास आएगा, जो कि उस फंड हाउस को बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस लगता है, तो वो फंड हाउस इस प्राइस जोन के आसपास उस शेयर में ख़रीदारी स्टार्ट कर देगा। और दोस्तों जब इतनी बड़ी क्वांटिटी उस फंड हाउस को ख़रीदनी है तो वो धीरे धीरे भी उसमें ख़रीदारी करेगा, यानी कि उस स्टॉक में एक्यूमुलेशन स्टार्ट करेगा। तो टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से उस पर कुछ ऐसी ग्रीन और बुलिश कैंडल्स विद वॉल्यूम बन जाएंगी कि टेक्निकल एनालिसिस करने वाले लोग कुछ ना कुछ समय बाद उसको ट्रैक कर लेंगे कि कोई ना कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर ख़रीदारी कर रहा है। फलस्वरूप वे भी उसी लेवल के आसपास उस शेयर में ख़रीदारी स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों होगा क्या कि वो फंड हाउस वहाँ पर अपना एक्यूमुलेशन पूरा नहीं कर पाएगा, और मान लीजिए कि वो 30 लाख में से 10 लाख शेयर ही वहाँ पर ख़रीद पाया होता है। इतने में ही अन्य निवेशकों की ख़रीदारी से भी शेयर का प्राइस ऊपर भाग जाता है। अब मान लीजिए दोस्तों कि ये शेयर का प्राइस बढ़कर 100 रुपये से 120 रुपये के आसपास पहुँच जाता है। तो दोस्तों जिस फंड हाउस को इसमें 100 रुपये के आसपास निवेश करना था वो 10 लाख की क्वांटिटी ही खरीद पाता है। इतने में ही शेयर का प्राइस 120 चला जाता है, तो वो फंड हाउस वहाँ पर ख़रीदारी करना बंद कर देता है। और दोस्तों अन्य निवेशक जिन्होंने इस लेवल के आसपास ही शेयर में ख़रीदारी करी थी, उनको 120 रुपये के आसपास उस शेयर पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा। तो दोस्तों जब फर्दर 120 रुपये के आसपास शेयर में ख़रीदारी आनी बंद हो जाएगी तो जिन लोगों को उसमें प्रॉफिट हो रहा होगा वे लोग उसमें अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देंगे। फलस्वरूप कोई बड़ी खरीदारी पीछे से ना होने के कारण शेयर का प्राइस वहाँ से करेक्ट होने लगेगा और फिर गिरते 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 वापस उसी लेवल तक पहुँच जाएगा जहाँ पर उसमें डिमांड थी, यानी कि 100 रुपये के आसपास, जहाँ पे वो फंड हाउस उसमें 30 लाख शेयरों की क्वांटिटी खरीदना चाह रहा था। तो दोस्तों जैसे ही शेयर का प्राइस 100 रुपये के पास अगेन आएगा तो बड़ा फंड हाउस वापस से उसमें ख़रीदारी स्टार्ट कर देगा और शेयर का प्राइस वहाँ से फिर बाउंस बैक करने लगेगा और स्टॉक में डबल बॉटम बन जाएगा दोस्तों, जिसे अधिकतर रिटेल निवेशक
ट्रैक कर लेंगे और टेक्निकल एनालिसिस करने वाले उसी के अकॉर्डिंग उसमें अपनी पोजीशन बना लेंगे। और दोस्तों शेयर का प्राइस फिर से वहाँ से बहुत तेज़ी से 120 रुपये की तरफ बाउंस बैक करेगा। अब चूंकि दोस्तों बड़े फंड हाउस को 100 रुपये के आसपास ही अपनी पोजीशन बनानी है, तो वह हाइयर प्राइस पर ख़रीदारी बंद कर देगा और 120 रुपये के आसपास पहुँचते पहुँचते स्टॉक वापस से करेक्ट होने लगेगा, क्योंकि जो लोग इस बार शेयर में अपनी पोजीशन बनाकर बैठे हैं उन्हें पिछले लेवल से याद है कि 120 रुपये के आसपास से पिछली बार स्टॉक में करेक्शन आई थी। फलस्वरूप वे लोग 120 रुपये के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करने लगेंगे और यहाँ पर इस टाइम 120 रुपये के आसपास कुछ नए निवेशक जो कि शॉर्ट करने में माहिर होते हैं, शॉर्ट में अपनी पोजीशन बनाने लगेंगे, जिससे कि स्टॉक का प्राइस 120 रुपये पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करेगा और वहाँ से अगेन करेक्ट होते होते 100 रुपये के लेवल के तरफ जाने लगेगा। अब दोस्तों चूंकि 2 बार में बड़े फंड हाउस ने इसमें 20 लाख शेयरों की क्वांटिटी परचेज कर ली थी, तो थर्ड टाइम जब स्टॉक 100 रुपये के लेवल के आसपास आएगा तो फिर से अगेन उसमें बाइंग प्रेशर 100 रुपये के आसपास जनरेट होगा और स्टॉक वहाँ से थर्ड टाइम बाउंस बैक करेगा और स्टॉक में ट्रिपल बॉटम बन जाएगा। अब दोस्तों इस समय तक स्टॉक के इन लेवल्स को बहुत सारे इन्वेस्टर या फिर निवेशक ट्रैक कर चुके होंगे और तीसरी बार इसमें बहुत भारी संख्या में लोग अपनी पोजीशन लॉन्ग में बनाएंगे 100 रुपये के आसपास। और चूंकि तीसरी बार भी वहाँ पर बहुत ही बड़ा बाइंग प्रेशर था, क्योंकि बड़े फंड हाउस को अगेन वहाँ पे 10 लाख शेयरों की क्वांटिटी खरीदनी थी, तो स्टॉक का प्राइस ऐसा भी हो सकता है 100 रुपये के कुछ ऊपर से ही अगेंस्ट बाउंस बैक करेगा और बहुत ही तेज़ी से 120 रुपये की तरफ जाएगा। पर दोस्तों अगेन वही बात कि 120 रुपये के आसपास उसको ख़रीदने के लिए कोई ख़रीदार वहाँ पर नहीं होगा। फलस्वरूप वहाँ पर शॉर्ट करने वाले और प्रॉफिट बुकिंग करने वाले उस लेवल के आने से कुछ पहले या फिर लेवल आने के बाद भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देंगे और बहुत तेज़ी से स्टॉक नीचे की तरफ अगेन आएगा। अब दोस्तों चौथी बार जब स्टॉक अपनी सपोर्ट एरिया के पास आएगा, तो जो बड़ा फंड हाउस जिसको इस स्टॉक में 30 लाख शेयरों की क्वांटिटी खरीदनी थी, उसकी क्वांटिटी पिछले 3 बार में ऑलरेडी फिल्ड हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों उसको उस शेयर में केवल 30 लाख शेयर ही खरीदने थे। तो जब चौथी बार स्टॉक 100 रुपये के पास आएगा, तो चूंकि वहाँ पर अब कोई बड़ा खरीदार नहीं बैठा है और जो लोग इस अपेक्षा में सपोर्ट एरिया के पास खरीदेंगे कि अगेन यहाँ से शेयर बाउंस बैक कर जाएगा, तो चूंकि इस बार 100 रुपये के लेवल पर कोई भी बाइंग प्रेशर नहीं है, तो वहाँ पर स्टॉक को कौन खरीदेगा दोस्तों? वहाँ पर स्टॉक को खरीदेंगे हमारे प्यारे प्यारे भोले भाले रिटेल निवेशक, और इस उम्मीद में खरीदेंगे कि शायद चौथी बार भी स्टॉक का प्राइस वहाँ से बाउंस बैक करेगा। पर दोस्तों चौथी बार ऐसा शायद ही होगा, क्योंकि स्टॉक में इस बार नीचे कोई बड़ा खरीदार उन लेवल्स पे नहीं बैठा है और जो थोड़े बहुत ख़रीदार हैं भी उनकी क्वांटिटी बड़े प्लेयर फिल कर देंगे, क्योंकि वे लोग इस बात को जानते हैं कि यदि स्टॉक थर्ड टाइम अपने सपोर्ट एरिया को टेस्ट करने जा रहा है या फोर्थ टाइम अपने सपोर्ट एरिया को टेस्ट करने जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जो भी ख़रीदार वहाँ पर बड़ा प्लेयर बैठा हुआ था वो वीक पड़ रहा है और वो स्टॉक को फर्दर ऊपर लेके जाने में असमर्थ है। तो फलस्वरूप होगा ये कि जिन लोगों ने 120 रुपये के पास स्टॉक को शॉर्ट किया था, वे इस सपोर्ट एरिया को तोड़ने के लिए इस सपोर्ट के पास भी बहुत ही बड़ी और भारी मात्रा में स्टॉक को शॉर्ट करेंगे, इस उम्मीद में कि शायद इस बार स्टॉक का सपोर्ट टूट जाए और वे बहुत ही भारी मुनाफा कमा पाएँ। अब दोस्तों जो लोग शेयर बाज़ार में काफ़ी समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं, वे तो शायद चौथी या पांचवी बार सपोर्ट एरिया के पास आने पर स्टॉक में पोजीशन ना बनाएं, पर वे लोग जिनको शेयर बाज़ार की साइकोलॉजी की इतनी गहरी समझ नहीं है, वे चौथी बार सपोर्ट एरिया के पास स्टॉक में अपनी पोजीशन अवश्य बनाएंगे और भारी शॉर्ट जो कि बड़े प्लेयर के द्वारा सपोर्ट एरिया के पास बनाए जाएंगे, उनके द्वारा सपोर्ट टूट जाएगा और जिन निवेशकों ने सपोर्ट एरिया के पास चौथी बार बाइंग करी होगी, वे उसमें फंस जाएंगे और अल्टीमेटली सपोर्ट एरिया से बहुत नीचे लॉस में अपनी पोजीशन काटेंगे। क्योंकि दोस्तों जब सपोर्ट एरिया के पास कोई
बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं होगा और सारे ऑर्डर ऑलरेडी पिछली 3 बार में सेलिंग के द्वारा फिल हो चुके हैं, तो फिर इस बार 100 रुपये का लेवल शायद निवेशकों के लिए उतना एट्रैक्टिव ना हो। और दोस्तों यही बात रेजिस्टेंस के केस में भी लागू होगी कि जब कोई बहुत ही बड़ा प्लेयर जिसके पास स्टॉक से संबंधित कोई ऐसी न्यूज़ है जो कि आने वाले उस फ्यूचर में उस स्टॉक के प्राइस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है पॉजिटिवली, यानी कि कोई ऐसी न्यूज़ आने वाली है जिसके कारण उस स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो कोई ऐसा इनसाइडर या कोई ऐसा स्मार्ट मनी जिसको इस न्यूज़ के बारे में पहले से ही पता है या फिर स्टॉक के फ्यूचर के बारे में पहले से ही अनुमान है, वो रेजिस्टेंस एरिया के पास स्टॉक को बहुत ही बड़ी मात्रा में एक्यूमुलेट करेगा या फिर खरीदेगा। फलस्वरूप होगा ये कि जो छोटे निवेशक या कमज़ोर इन्वेस्टर या फिर कमज़ोर प्लेयर रेजिस्टेंस एरिया के पास स्टॉक को सेल करेंगे या फिर शॉर्ट करेंगे, तो वहाँ पे वो रेजिस्टेंस एरिया टूट जाएगा और स्टॉक वहाँ से बहुत ऊपर चला जाएगा। अब दोस्तों इस एग्जांपल से हमें क्लियरली पता चल गया है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनने के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, उसके टूटने के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मल्टीपल टाइम्स टेस्ट होने के पीछे कौन सी साइकोलॉजी काम करती है। अब दोस्तों हम अपने चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करते समय अधिकतर रिटेल निवेशक क्या गलतियां करते हैं। तो दोस्तों इस बात को समझने के लिए हम एक चार्ट पे चलते हैं जिसका नाम है नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, और मैंने स्क्रीन पर इसके 3 आवर्स का चार्ट लगा लिया है। अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि जब कोई रेजिस्टेंस का लेवल टूटता है तो वो अगली बार उस स्टॉक के लिए एज अ सपोर्ट काम करता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन के लिए हमने सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर लिया है जो कि 23 रुपये 5 या 10 पैसे के आसपास है। तो दोस्तों जब स्टॉक करेक्ट होते हुए 25 रुपये 50 पैसे से इस लेवल की तरफ बढ़ता है तो हम लोग 23 रुपये 5 या 10 पैसे पे अपना बाइंग प्राइस सेट करके अपना बाइंग ऑर्डर लगा देते हैं। और दोस्तों जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस इस 23 रुपये के आसपास बढ़ता है वैसे वैसे हम लोग वेट करते हैं कि कब हमारा स्ट्राइक प्राइस हिट हो और हमारा स्टॉक परचेज हो जाए। तो दोस्तों स्टॉक हमारे लेवल के कुछ पास आता है और रिट्रेस होता है और एक समय हमें ऐसा लगता है कि शायद ये स्टॉक 23 रुपये के पहले से ही बाउंस बैक कर जाएगा, पर दोस्तों आखिरकार प्राइस रिट्रेस होता होता धीरे धीरे हमारे लेवल तक आ जाता है और हमारा स्टॉक परचेज हो जाता है। अब दोस्तों जनरली होता ये है कि हमने जो पहला सपोर्ट एरिया देखा होता है, तो जो हमने लाइन ड्रॉ करी होती है जनरली हम उस लाइन के नीचे ही जो सबसे निचला पार्ट होता है सपोर्ट की कैंडल का उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं। पर दोस्तों जनरली होता यह है कि स्टॉक उस लेवल को तोड़ता हुआ उस कैंडल से नीचे भी कई बार चला जाता है और हमारे स्टॉप लॉस को हिट करके वापस उसी दिशा में लौट जाता है जिस दिशा में हमने ट्रेड लिया होता है। तो जैसे इस चार्ट में भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके पहली बार यहाँ तक गया, दूसरी बार यहाँ तक गया और तीसरी बार दोस्तों ऐसा भी हुआ कि सपोर्ट को टेस्ट किए बिना ही यानी कि सपोर्ट के कुछ पहले ऊपर से ही यानी कि 23 रुपये 25 पैसे 30 पैसे के आसपास से ही स्टॉक बाउंस बैक करके 25 रुपये के ऊपर चला गया और अगेन जब वो दोबारा लौटकर 23 रुपये के आसपास आया तो उसने 23 रुपये को भी टेस्ट नहीं किया और एक केस में वो 23 रुपये से नीचे भी गया है और 2 या 3 केसेस में 23 रुपये के ऊपर से ही स्टॉक का प्राइस बाउंस बैक कर गया है। तो दोस्तों इस एग्जांपल से ये बात क्लियर हो जाती है कि सपोर्ट केवल किसी एक लाइन का मोहताज नहीं होता। इसी तरह से दोस्तों रेजिस्टेंस भी किसी एक लाइन का मोहताज नहीं होता। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन के द्वारा ड्रॉ ना करके दोस्तों हम इसे एक एरिया के रूप में ड्रॉ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी कि इस केस में ये एरिया 23 रुपये 30 पैसे से लेके 22 रुपये 50 पैसे या फिर 22 रुपये तक भी हो सकता है। तो दोस्तों रिटेल निवेशक जो जनरली गलती करते हैं वो ये है कि हम लोग जो सपोर्ट लेवल की सबसे निचली कैंडल होती है
उसके जस्ट नीचे ही अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। और ये बात दोस्तों स्मार्ट मनी या फिर बिग प्लेयर को भी पता होती है और वो कई बार इस स्टॉप लॉस को हिट करवा देते हैं, जिससे कि रिटेल निवेशक ट्रेड से बाहर हो जाते हैं और फिर स्टॉक वापस उसी दिशा में मूव कर जाता है जिस दिशा में उन्होंने ट्रेड बनाया होता है और अल्टीमेटली उन्हें लॉस हो जाता है। दोस्तों इस लॉस के होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि रिटेल निवेशक अपने स्टॉप लॉस को बिल्कुल उस लेवल के नीचे रखते हैं, यानी कि सबसे लोअर कैंडल के सबसे निचले पार्ट में। और दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस केवल एक लाइन ना होके पूरा एक एरिया होता है और स्टॉक जब इस एरिया में पहुंचता है तो स्टॉक सबसे निचले लेवल से भी थोड़ा और नीचे जा सकता है। तो दोस्तों यदि हमें इस मिस्टेक से बचना है तो हमें जनरली अपने स्टॉप लॉस को सपोर्ट एरिया के सबसे निचली कैंडल से भी थोड़ा और नीचे सफिशिएंट दूरी पे रखना होगा, क्योंकि दोस्तों जनरली स्टॉक उस पूरे एरिया में मूव कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो हमें एज अ सेफ्टी प्रिकॉशंस अपने स्टॉप लॉस को सबसे निचली कैंडल से थोड़ी दूरी पर सफिशिएंट दूरी पर रखना है, जिससे कि हमारा स्टॉप लॉस जनरली हिट ना हो। और दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब स्टॉक का प्राइस अपने सपोर्ट एरिया से बाउंस बैक करता है या फिर अपने रेजिस्टेंस एरिया से ड्रॉप करता है तो वहाँ पर हमें अपने ट्रेड को बनाते समय वॉल्यूम कैंडल्स का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि सपोर्ट एरिया से स्टॉक बाउंस बैक करते समय वहाँ पर वॉल्यूम की कैंडल्स बहुत हाई हों, क्योंकि दोस्तों अगर वॉल्यूम की कैंडल्स वहाँ पर हाई नहीं होंगी तो ये क्लियर ये दर्शाता है कि ये बाउंस बैक किसी बिग प्लेयर द्वारा ना होकर सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर द्वारा किया गया है। और दोस्तों इस केस में उस सपोर्ट के टूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और अधिकतर केसेस में यदि सपोर्ट एरिया के पास बाउंस बैक के समय वॉल्यूम हाई नहीं होगा तो सपोर्ट अधिकतर केसेस में टूट भी जाएगा। और दोस्तों यही बात रेजिस्टेंस पे भी लागू होती है कि शेयर का प्राइस गिरते समय वहाँ पर वॉल्यूम की कैंडल्स नीचे की तरफ यानी कि रेड में बहुत ही बड़ी होनी चाहिए, जो कि ये दर्शाता है कि वहाँ कोई ना कोई बड़ा ऑपरेटर या फिर कोई स्मार्ट मनी सेलिंग कर रहा है, जिससे कि ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाएगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि इस वीडियो से अगली बार आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करते टाइम अपनी ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग में अवश्य हेल्प मिलेगी और इससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबाकर ऑल बेल नोटिफिकेशंस को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली वीडियो की सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।